नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज की कहानी रात एक रहस्य, जिसे लिखा है संजय कामले ने और आवाज दी है मैंने। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। डर, अजीब सा डर मेरे दिलो दिमाग को दीमक की तरह अंदर से खा रहा है। रात के इस काले अंधेरे में फैले खौफनाक सन्नाटे के बीच उस डर का असर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। पर इस डर की एक वजह है। मैं इस बेड पर लेटा हुआ हूँ। मेरे दोस्त ने दी हुई कंबल मैंने कसकर पकड़ रखी है और कंबल के भीतर से ही मेरी आंखें उसको तलाश रही है। पर वो नहीं आया, क्योंकि अभी उसका आने का वक्त नहीं हुआ। पर वो आएगा। उसका खौफ मेरे दिलो दिमाग पर गहराता जा रहा है। पता नहीं इस रात की सुबह कब होगी। सुबह होते ही मैं यहां से भाग जाऊंगा, पर अब मुझे सुबह का इंतजार करना होगा। मैं बेड पर लेटा जरूर हूं, पर मेरी नजरें सामने वाले उस लकड़ी के दरवाजे पर टिकी हुई है। वैसे ये कमरा काफी घुटन भरा है। रंग उड़ी दीवारें, टूटी छत पर बारिश के पानी के सूखे धब्बे, हर कोने में मकड़ियों के पुराने जाले जिनमें कुछ कीट पतंगे फंसकर अपनी जान गंवा चुके हैं। पर एक भी खिड़की नजर नहीं आ रही। शायद मेरे पीछे होगी। मैं पीछे मुड़ा ही नहीं। पिछले 2 घंटे से मैं बिना पलके झपकाए सामने वाले दरवाजे को देख रहा हूं। मेरे कमरे के अंदर इतना सन्नाटा है कि दीवार पर टंगी उस घड़ी के कांटे की टिक टिक करने की आवाज भी मैं बिल्कुल साफ सुन सकता हूं। अभी रात के 2:30 बज चुके हैं, मतलब उसके आने का वक्त हो चुका है। मुझे अपनी सांसें रोककर बिना हिले ऐसे ही जिंदा लाश की तरह पड़े रहना होगा। अगर मेरी थोड़ी सी भी हलचल उसे महसूस हुई तो वह मेरे चिथड़े चिथड़े करके एक खौफनाक मौत मुझे दे देगा। मेरे जिस्म के इतने टुकड़े करेगा कि उन्हें समेटने में भी दिन निकल जाएगा। वह बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही भद्दा, घिनौना, गंदा, बदबूदार है। वैसे खून पीने वाला पिशाच खूबसूरत या खुशबूदार तो नहीं होता। मैं सांसें भी इस तरह ले रहा हूं कि उनकी भी आवाज उसे सुनाई ना दे। मुझे अपने आप पर काबू रखना होगा, क्योंकि अगर मैं हद से ज्यादा डर गया तो मेरे दिल की तेज धड़कनें उसे सुनाई देगी। अगर एक बार उसे इस कमरे में मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया तो मुझे नहीं छोड़ेगा और फिर सब कुछ खत्म। जोर जोर से धड़कने वाले दिल को सीना फाड़ कर बाहर निकाल देगा। यह मेरी जिंदगी का आखिरी पंगा है। अगर मैं यहां से बच गया तो कसम से दोबारा किसी से भी शर्त नहीं लगाऊंगा, ना ऐसे किसी चीज से पंगा लूंगा, सिर्फ यहां से जिंदा निकल जाऊं। मेरी आंखें दरवाजे पर टिकी है, पर सब कुछ याद आ रहा है कि मैं यहां कैसे पहुंचा। कुछ दिन पहले की बात है। प्लीज यार, गाड़ी थोड़ी तेज भगाओ, इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। पीछे की सीट पर अपनी बीवी के साथ बैठा मेरा दोस्त विनती कर रहा था। उसकी बीवी की हालत कुछ अजीब सी लग रही थी। खुले बालों से चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। वो जोर जोर से सांसें ले रही थी, पर उसकी सांसों की आवाज किसी जंगली जानवर के गुर्राहट जैसी लग रही थी। उसकी बीवी की यह हालत देखकर मैं भी हैरान हो गया। भाई मेरी बात मान, इसे किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा। कहाँ ये तंत्र मंत्र भूत वूत बाबाओं के चक्कर में पड़ रहा है। सब अंधविश्वास है। मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है और तू पढ़ा लिखा होकर भी ऐसी गंवार बातों में उलझा हुआ है। मेरी बातें सुनकर उसे थोड़ा गुस्सा आ गया। तुझे क्या लगता है मैंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? तू मुझे पिछले 8 महीने से जानता है, पर मैं इसका इलाज पिछले 10 सालों से करवा रहा हूं। शहर के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, बड़े से बड़े साइकियाट्रिस्ट और स्पेशलिस्ट ने इसका इलाज किया, पर इसकी हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं और उसे बचाने के लिए मुझे किसी के सामने भी हाथ जोड़ने पड़े या भीख मांगनी पड़ी तो मैं करूंगा। उसकी बात सुनकर मैं बिना कुछ बोले गाड़ी चलाने लगा।
सामने लगी कांच में से मैंने पीछे बैठी मेरी दोस्त की बीवी को देखा। वो सचमुच पागल लग रही थी। कुछ ही देर में हम उस जगह पहुंच गए जहां उसका तंत्र मंत्र के जरिए इलाज होने वाला था। एक छोटा सा मंदिर था जहां लोगों की आवाजावी शुरू थी। मेरा दोस्त अपनी बीवी को सहारा देते हुए उस मंदिर के अंदर चलने लगा। मैं मंदिर के एक कोने में चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा था। एक बूढ़ा आदमी जिसने काले वस्त्र पहने थे वो आगे आया। उसने मेरे दोस्त की तरफ देखकर उसे कुछ कहा। मेरे दोस्त ने अपनी पत्नी को मंदिर के बीच एक गोल सर्कल में बिठा दिया। वह भी चुपचाप बैठी थी। उसका चेहरा अभी भी नजर नहीं आ रहा था। नीचे गर्दन झुकाए वह सिर्फ किसी हाँफते हुए इंसान की तरह बैठी थी। उसने कुछ देर मेरे दोस्त की बीवी की तरफ देखा। उसकी आंखों में देखते हुए अपने हाथ में रखा सफेद बबूत का तिलक उसके माथे पर लगाकर थोड़ी बबूत उसके मुंह में जबरदस्ती डाल दी, जिससे वो एकदम से अजीब सी हरकत करने लगी। अपनी गर्दन को झटका देकर जोर जोर से घुमाने लगी। मैं दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। वो बेइंतहा दर्द से चिल्लाने लगी। जोर जोर से अपने हाथ पैर पटकाते हुए एकदम से बेहोश होकर जमीन पर पड़ी रही। ये सारी चीजें मुझे बकवास लग रही थी, इसीलिए मैं वहां से बाहर निकल गया। मंदिर के आंगन में खड़े पीपल के वृक्ष के नीचे मैं बैठा अपने मोबाइल में गेम खेलने लगा। घंटा 2 घंटा बीत गए और मेरा दोस्त अपनी बीवी को दोनों हाथों में उठाकर ले आया। शायद वो अभी भी बेहोश थी। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मेरे दोस्त ने अपनी बीवी को गाड़ी के अंदर बिठा दिया। तभी पीछे से काले वस्त्र पहने बुजुर्ग इंसान मेरे दोस्त की तरफ देखते हुए बोले, तुम्हारी पत्नी उस बुरी आत्मा के चंगुल से कुछ वक्त के लिए मुक्त हो चुकी है, फिर भी तुम्हें आने वाले चंद्र ग्रहण तक उसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर कोई बुरी आत्मा एक बार किसी शरीर को जकड़ लेती है तो वह दोबारा उस शरीर को अपना घर बनाने की पूरी कोशिश करती है। इसीलिए आज के बाद तुम्हें अपनी पत्नी का खास ध्यान रखना होगा। उसकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही थी। उसकी तरफ बिना देखे मैं गाड़ी में बैठते हुए बोला, सब बकवास है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और ये अभी भी भूत प्रेत के चक्कर में उलझे हुए हैं। बेटा, अगर तुम नास्तिक हो तो इन सब बातों का मजाक उड़ा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें भगवान पर विश्वास है तो इस बुरी आत्माओं पर भी तुम्हें यकीन करना पड़ेगा। अगर दिन के उजाले की मौजूदगी को मानते हो तो रात के अंधेरे पर भी विश्वास रखना होगा। उनकी बात सुनकर मैंने थोड़े मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा, पर कुछ नहीं बोला। वो समझ गए थे कि मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूं, पर वो बिना कुछ बोले मुस्कुराकर चल दिए। शायद उन्हें भी आदत हो गई थी मेरे जैसे लोगों की। हम गाड़ी से वापस घर के लिए निकले तो रात हो चुकी थी। गाड़ियों की आवाजाही कुछ कम होने की वजह से मैंने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी ज़्यादा ही रख दी। वैसे भी भाभी जी को होश आ चुका था, पर उनके चेहरे पर अजीब सी थकावट थी, जैसे वो कई दिन से बीमार हो। गाड़ी की खिड़की से बाहर नजर डालते हुए वो बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? भाभी जी की बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। मेरे दोस्त ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, कुछ नहीं, हम मंदिर गए थे तुम्हारी लंबी उम्र की दुआ करने के लिए। अब कैसा लग रहा है? शरीर बहुत दर्द कर रहा है और बहुत थकान महसूस हो रही है, मुझे सोना है। इतना कहकर वह मेरे दोस्त के कंधे पर सर रखकर सो गई। पर मैं हैरान था, क्योंकि कुछ देर पहले जाते वक्त किसी तरह से उसके बिखरे बाल व लाल लाल आंखें, डरावनी आवाज, सब कुछ गायब हो चुका था। मैंने दबी आवाज में मेरे दोस्त से पूछा, ये सब कब से शुरू हुआ? कब, कहां, कैसे, ये सब कुछ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, बस ये जल्दी से ठीक हो जाए। मेरी तरफ देखते हुए मेरे दोस्त ने कहा, कुछ बातों पर यकीन करना पड़ता है। वैसे भी हमारे यकीन करने या ना करने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह जिसे जहां जब चाहे अपना शिकार बना सकते हैं। सिर्फ वक्त का खेल है। यह सब तुम्हारे दिमाग की उपज है। मुझे कई बार देर रात तक काम करना पड़ता है,
हाईवे पर से अकेला जाता हूं, पर मैंने तो कभी भूत नहीं देखा। शायद उन भूतों की मुझसे फटती होगी। इतना कहकर मैं घमंड में हंसने लगा। मेरी तरफ देखते हुए मेरा दोस्त शांति से बोला, किस्मत वाले हो जो इन सब चीजों से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा, क्योंकि जिसके नसीब में उन चीजों का सामना करना लिखा है उसके जैसा बदकिस्मत इंसान दुनिया में नहीं होगा। मतलब तुम्हारे साथ पहले भी हो चुका है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी तरफ देखते हुए एक चिट्ठी निकाली, मेरे हाथ में देते हुए कहा, पढ़कर फाड़ देना, वहां जाने की कोशिश मत करना। बातें करते करते उनका घर कब आ गया पता ही नहीं चला। रात के करीब 9 बजने वाले थे। दोनों मेरी गाड़ी से उतरे। मेरे दोस्त ने अपनी पत्नी को सहारा दिया। दोनों अपने घर में चले गए। भाभी जी की तबीयत अब काफ़ी ठीक लग रही थी। रात काफ़ी होने की वजह से मैं भी वहाँ से निकला। गाड़ी चलाते वक्त दोस्त ने दी हुई चिट्ठी मैंने हाथ में ली और देखने लगा। उस पर एक जगह का पता लिखा था, शहर से दूर एक वीरान बंगला जो पिछले कई सालों से बंद पड़ा था। मैं कई बार उस बंगले के सामने से जाने वाले रास्ते से गुजरा था, पर कभी अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ ही देर में मैं अपने घर पहुंचा। खाना खाकर बिस्तर पर ही लेटा था कि तभी मेरे दोस्त का फोन आया। मैंने जो चिट्ठी दी है वह पढ़ ली? हाँ, वो जगह मैं जानता हूं। मुझे पता है, हमारे शहर का हर आदमी उस जगह को जानता है, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो उस जगह को पहचानते हैं। जानते हैं, पहचानते हैं, ये क्या बात कर रहे हो तुम उस जगह से गुजरने वाली सड़क से आते जाते हो, इसीलिए उस जगह को जानते हो, पर उस जगह के बारे में कुछ नहीं जानते। तुमने ज्यादा जानकारी जुटा ली है। लगता है तुम्हें इंसानों से ज्यादा भूतों में लगाव है। इतना कहकर मैं मुस्कुराने लगा। लगता है दरवाजे की दूसरी तरफ से आवाज आ रही है। आवाज सचमुच आ रही है या सिर्फ मेरा वहम है? क्योंकि मैं पिछले 1 घंटे से लगातार उसी के बारे में सोच रहा हूं। मेरी खौफ भरी निगाहें अभी भी उस दरवाजे पर टिकी हुई है। पता नहीं वह डरावनी आहट कब सुनाई दे। मुझे तब तक यहाँ इसी तरह बेजान लाश की तरह पड़े रहना होगा जब तक सूरज नहीं निकलता, और इसके बाद मैं इस जगह से इतनी दूर चला जाऊंगा कि दोबारा मुड़कर भी इस जगह को नहीं देखूंगा। पूरा बदन पसीना पसीना हो चुका है। गला भी पूरी तरह से सूख गया है। पानी की बोतल कहाँ पर रखी है नजर नहीं आ रही, पर अगर मैं पानी पीने के लिए उठा और उसी वक्त वो पिशाच आ गया तो मेरे जिस्म के हजारे चिथड़े कर देगा। नहीं, मुझे इसी तरह बेजान पड़ा रहना होगा। रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि इस अंधेरे में पता नहीं वह कब कहां से आएगा। मेरी हल्की सी भी आवाज उसे मेरी मौजूदगी का एहसास दिला देगी, और मैं नहीं चाहता कि उसे मेरी मौजूदगी का पता चले। लगता है कुछ आहट महसूस हो रही है, साथ ही किसी चीज के घसीटे जाने की आवाज। लगता है कोई कुछ घसीट कर ले जा रहा है। जमीन पर उस चीज के घसीटे जाने की आवाज धीरे धीरे तेज हो रही है। शायद इस कमरे की दूसरी तरफ वो है, मतलब वो आ चुका है। इसका मतलब अब मुझे चौकन्ना रहना होगा, वरना मेरी जरा सी भी आवाज उसे आगाह कर देगी। मेरा पूरा बदन कंबल से ढका हुआ है। सिर्फ मेरी आंखें खुली है और मेरी आंखों की पुतलियां दरवाजे पर ही टिकी हुई है। पर कभी कभी बीच बीच में मैं मेरी आंखों की पुतलियों को दीवार के कोने में तो कभी दूसरे कोने में घुमाता हूं, ताकि हर जगह को अच्छे से देख सकूं। दरवाजे के ऊपर टंगी घड़ी में 2:45 बजने को थे। कुछ देर से आने वाली वो घसीटने की आवाज अब कम होते हुए दूर जाती सुनाई दे रही थी। अब आवाज पूरी तरह से बंद हो चुकी है। अब दोबारा एक गहरा जानलेवा सन्नाटा चारों ओर फैला है, और दोबारा मुझे उस घड़ी के कांटे की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। वो घड़ी भी मुझे किसी टाइम बॉम्ब की तरह लग रही है। पता नहीं कब फट जाए और मेरे जिस्म के चिथड़े चिथड़े कर दे। भगवान से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि दरवाजे के ऊपर कोई की होल ना हो, लेकिन उसे
की होल की क्या जरूरत है? वो जब चाहे जैसे चाहे जहां से भी इस कमरे में आ सकता है। मेरे दोस्त विनीत ने मुझे उस दिन कुछ बताया था। मैं विनीत के घर गया था। भाभी जी ने कॉफ़ी का कप मेरे और विनीत के हाथ में दिया और विनीत के पास बैठते हुए खुद भी कॉफ़ी पीने लगी। विनीत की बीवी अब काफ़ी ठीक लग रही थी। कॉफ़ी का एक घूंट पीते हुए विनीत ने मुझसे कहा, तुम्हारा भूत प्रेत इन चीज़ों पर यकीन नहीं है, ये जानकर मुझे अच्छा लगा, पर तुम्हारा इन सब चीज़ों पर यकीन है, ये देखकर मुझे बड़ी हंसी आती है। मतलब तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? मैं बेवकूफ़ नहीं हूं। सब चीज़ों की कद्र करना, उससे नज़दीकी या दूरी बनाए रखना, इन बातों का खास ख्याल रखता हूं। मैं ऐसी जगह से दूरी बनाए रखता हूं जहां ऐसी ताकतें होने का अंदेशा होता है। इतना कहते हुए उसने टेबल पर कागज रखा और मेरी तरफ सरकाया। मैंने वह कागज उठाकर देखा और याद आया कि कुछ दिन पहले उसकी पत्नी का भूत उतार कर हम वापस आ रहे थे, तब उसने मुझे जो कागज दिया था उस पर यही पता लिखा हुआ था। हाँ, मैं इस जगह के बारे में जानता हूं, पर इस घर में क्या हुआ था? तुम जानना चाहते हो कि वहां पर क्या हुआ था? तो सुनो। करीब साल भर पहले की बात है। रात काफी हो गई थी। एक लड़का अपनी गाड़ी से गुजर रहा था, पर इंजन गर्म होने के कारण गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी सड़क पर खड़ी कर वह आजू बाजू देखने लगा। सड़क से कुछ ही दूर पर उसे एक पुराना घर नजर आया। मोबाइल की टॉर्च शुरू कर वह मदद मांगने के लिए उस घर पर पहुंचा, पर पूरा घर सुनसान पड़ा था। ना बत्तियां, ना कोई इंसान। चारों ओर बस छोटी मोटी झाड़ियां थी। कई सालों से बंद उस घर के दरवाजे पर नजर डाली तो दरवाजे पर ना कोई ताला ना कुंडी लगी थी। उसने हाथ से धक्का देकर वह दरवाजा खोला और एक गंदी भयानक बदबू उसके नाक के अंदर घुस गई, जिससे उसका दिमाग सुन्न हो गया। लग रहा था जैसे कोई जानवर उस घर में सड़ रहा हो। उसने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और घर के भीतर चला गया। घर काफी बड़ा था। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां, बाजू में 3-4 कमरे और ऊपर 2 कमरे। उसने चारों ओर टॉर्च की रोशनी डाली, पर जैसे वह हैरान हो गया। घर के भीतर का सामान जैसे कि तैसा पड़ा था। पुराने जमाने का टीवी, लकड़ी की अलमारी, लकड़ी के टेबल, सोफा, छत पर लटक रहा रोशनदान, दीवारों पर लगी कुछ अनजान लोगों की तस्वीरें, रंग उड़ी दीवारें, ये सब कुछ काफी हैरान करने वाला था। लग रहा था घर के लोग सारा सामान वैसा ही छोड़कर चले गए थे। वो धीरे धीरे एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर लगी लकड़ियां काफी पुरानी और कमजोर हो गई थी। उसकी वजह से पैर रखते ही कर कर जैसी आवाज घर के भीतर फैले उस वीरान सन्नाटे में काफी डरावनी लग रही थी। बस सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर पहुंचा ही था कि तभी घर के मेन दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसके कदम डर की वजह से पूरी तरह से जम गए। उसने पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजा बंद हो चुका था और बाहर से कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। लगता है इस घर का मालिक आया है। लेकिन अगर घर का मालिक है तो घर के दरवाजे पर दस्तक देने की क्या जरूरत है? वो सीधा अंदर आ सकता है ना। दबे पैरों से वो सीढ़ियां उतर कर नीचे आने लगा। अभी भी दरवाजे के ऊपर दस्तक हो रही थी। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए दरवाजे की तरफ चलने लगा। वो काफी डर गया था। अब दरवाजा 10 से 15 फीट की दूरी पर ही था कि तभी लगातार होने वाली दस्तक एकदम से बंद हो गई, बिल्कुल शांत। पर कहते हैं ना, हद से ज्यादा सन्नाटा इंसान की जान लेने के लिए काफी होता है। वो लड़का भी उस जानलेवा सन्नाटे से काफी डरा हुआ था। उसकी खौफ से भरी नजरें उसी सामने वाले दरवाजे के ऊपर टिकी हुई थी। डर की वजह से उसे अपने दिल की धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो यह नहीं समझ पा रहा था कि इतनी देर से दरवाजे पर होने वाली दस्तक आखिर रुक क्यों गई। वह दरवाजे की तरफ देख रहा था कि तभी उसके पीछे सीढ़ियों के ऊपर कोई तेजी से दौड़ता चला गया।
पीछे से आई उन कदमों की आवाज़ से वो चौंक कर झट से पीछे मुड़ा और मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में सीढ़ियों पर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कुछ सेकंड वह टॉर्च की रोशनी में कमरा ठीक से देखने लगा। उस गहरे सन्नाटे में अब उस जगह पर उसे रुकने में डर लग रहा था। यहाँ से निकलने में ही भलाई है, इतना कहकर उसने रोशनी फिर एक बार सीढ़ियों पर डाली थी कि तभी उसके पीछे वाले दरवाजे में कुछ हलचल हुई। धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर वह पीछे देखने लगा। वो दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। पुरानी लकड़ी से बने दरवाजे की कर कर आवाज उसके दिमाग को जैसे कुरेद रही थी। दोनों तरफ का दरवाजा आधा ही खुला और वैसा ही रह गया। उसकी नजरें दरवाजे के बाहर ही टिकी हुई थी। बाहर रात के गहरे सन्नाटे ने जैसे सब कुछ निकल लिया था, और जो भी रात में बाहर निकलेगा उसे भी वो निकलने के लिए तैयार बैठा था। उस लड़की के दिल में बैठा डर उसे घर में रुकने के लिए मना कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ घर के बाहर फैला खौफनाक अंधेरा जैसे किसी काले अजगर की तरह उसे निकलने की गात में दुबक कर बैठा था। उसने फैसला किया, अब यहाँ नहीं रुकना है। सामने वाले दरवाजे से दौड़ते हुए बाहर निकलकर अपनी गाड़ी के पास जाकर ही वहीं रात गुजारूंगा। चारों तरफ अपनी डर भरी नजरें घुमाई और सामने वाले उस दरवाजे को देखा। उसने हिम्मत जुटाई और अब वो तेजी से उस दरवाजे की ओर दौड़ने वाला था कि तभी वो अपने पैरों को हिला नहीं पा रहा था। उसने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली और एक खौफनाक चीख उसके मुंह से निकली। कॉफी का एक घूंट लेकर कप नीचे रखते हुए मैंने उससे पूछा, उसके पैरों में ऐसा क्या था जिसकी वजह से वह इतना डर गया? पता नहीं, पर 2 दिन बाद उसकी लावारिश गाड़ी उसी घर के सामने वाली सड़क पर मिली, और वो उसका पेट के नीचे का आधा कटा हुआ शरीर उसी बंगले के कुएं में पड़ा मिला। ऊपर का आधा शरीर कहाँ गया किसी को पता नहीं। इस घटना को 1 साल हुआ। इतना कहकर मेरे दोस्त ने खाली कप टेबल पर रख दिया। उसकी डरी हुई शक्ल को देखते हुए मैंने कहा, आज तक इतनी बद्दी, बकवास और बेहुदा भूतिया घटना मैंने पहले कभी नहीं सुनी। बद्दी और नहीं तो क्या, जिसके अंदर थोड़ा सा भी लॉजिक है वह झट से समझ जाएगा कि जिसके साथ इतना बड़ा वाकया हुआ, अगर उसकी लाश ही नहीं मिली तो यह सब किसने बताया? उसके भूत ने। इतना कहकर मैं ठहाके मारकर हंसने लगा। मेरी बात सुनकर शायद मेरा दोस्त थोड़ा खफा हो गया। मैंने दोबारा भाभी जी की ओर देखा और कहा, भाभी जी, बुरा मत मानना, लेकिन आपके पति कुछ ज्यादा ही डरपोक है। मेरी बात सुनकर भाभी जी ने कहा, वो डरपोक नहीं है, बस चीजों की कदर करना जानते हैं। इतना कहकर वे सोफे पर से उठी और बोली, आप दोनों बातें कीजिए, मैं खाना लाती हूं। तुम्हें इन सब बकवास चीजों से दूर रहना चाहिए। मतलब तुम्हें भूत प्रेत ऐसी बातों से दूर रहना चाहिए। दूर रहना छोड़, अगर मेरा बस चले तो मैं उनके साथ रात बिताऊं। विनीत ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, रात? और भूतों के साथ? हाँ, सही सुना। 50,000 रुपये। अगर तुमने सिर्फ 1 रात उस घर में बिताई तो मैं तुम्हें पूरे 50,000 दूंगा। वो लगाता है शर्त। अब मेरी बोलती बंद हो गई। उसने एकदम से शर्त लगाई। शायद मैंने उससे कुछ ज्यादा ही उकसाया था। यार क्या बात कर रहा है तू? तभी खाना लेकर विनीत की पत्नी बाहर आई। क्या बातें हो रही है? आपके पति उस भूतिया बंगले में जाने के लिए शर्त लगा रहे हैं। फट गई, मुझे पता था। गरजने वाले बरसते नहीं। शायद तुझे याद होगा, साल भर पहले जब पहली बार हमारी पहचान एक बस के अंदर हुई, तब भी तुम यही कह रहे थे कि भूत प्रेत सब बकवास है। लेकिन आज मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं कि भूत प्रेत बकवास है, ये साबित करो। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया और बिना कुछ सोचे समझे मैंने कह दिया, मुझे शर्त मंजूर है। मेरा ऐसा कहते ही जैसे उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके मजाक को मैंने जैसे सीरियसली ले लिया था, लेकिन मेरे दोस्त की पत्नी काफी परेशान लगने लगी।
देवर जी, शायद आप उस घर के बारे में कुछ नहीं जानते। वो शापित घर है। वहां पर जाना मतलब खुदकुशी करने जैसा है। भाभी जी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। वह इसलिए चिंता कर रही है क्योंकि उसे उस घर के बारे में सब कुछ पता है, और मैं चाहता हूं कि तुम भी उस घर के बारे में सब कुछ जान लो। खाना खाते वक्त वो मुझे सारी घटनाएं बताता रहा, लेकिन मैं सब कुछ मजाक में उड़ाते हुए हंसता रहा। उस रात काफी देर तक मेरा दोस्त मुझे वहां ना जाने के लिए मनाता रहा, पर मैंने उसकी एक न सुनी। उसने काफी समझाया, पर मैं चुपचाप मुस्कुराते हुए दोनों को बाय बोलकर अपनी कार से घर के लिए निकल पड़ा। काश उस वक्त मैंने उसकी बात मान ली होती तो आज ये नौबत नहीं आती। लगता है कोई आवाज आ रही है, एक जानी पहचानी आवाज जो कुछ देर पहले मैंने सुनी थी। जमीन पर किसी के घसीटने की आवाज उस दरवाजे के बिल्कुल दूसरी तरफ से आ रही है। मतलब वह शैतानी ताकत इस दरवाजे की दूसरी तरफ मौजूद है। मतलब वो किसी भी वक्त दरवाजे से होकर भीतर आ सकती है। डर के मारे मेरे बदन से इतना पसीना आ रहा है कि मेरे सारे कपड़े गीले हो चुके हैं। मेरा गला बुरी तरह से सूख चुका था। अभी रात के 3:15 बजे हैं। समय किसी बूढ़े थके कछुए की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कब तक मैं ऐसे किसी लाश की तरह पड़ा रहूं? यहां से भागना चाहूं तो सबसे पहले मुझे वो सीढ़ियां उतरनी होगी। यहां आते वक्त मैं धीरे धीरे वह सीढ़ियां चढ़कर आया हूं, क्योंकि वह सीढ़ियां काफी कमजोर हो गई है। अगर यहां से भागते हुए मेरे पैर से कोई कमजोर लकड़ी टूट गई और उसके अंदर मेरा पैर फंस गया तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। और वैसे भी मैं आवाज नहीं कर सकता। जिंदा रहना है तो लाश बनकर ऐसे ही पड़े रहना होगा जब तक सुबह ना हो जाए। क्योंकि उस रात खाना खाते वक्त मेरे दोस्त ने उस घर में घटी एक घटना के बारे में बताया था। सुबह होने तक तू उस घर से निकल नहीं सकता। उस घर के भीतर जो शैतान है वो कैसा दिखता है ये किसी को नहीं पता, पर वो यहां से किसी को जिंदा बाहर नहीं जाने देता। ये डरावनी सच्चाई है। अरे बेवकूफ, तुझे अभी भी लगता है वहां कोई शैतानी या बुरी आत्मा है? चल मैं तुझे दिखाता हूं। मैं तुझे दिखाऊंगा कि वहां पर कुछ भी नहीं है। मैं घर से जिंदा निकलूंगा। खाना खाते हुए उसने एक रहस्य बता दिया। उस हादसे को तकरीबन 10 साल से ऊपर हो गए। उस घर में एक पति पत्नी रहते थे। उसका पति शैतानी ताकतों को अपने वश करने के लिए पूजा पाठ किया करता। इसी बात को लेकर दोनों में हमेशा झगड़ा हुआ करता था। एक रात दोनों अपने बेड पर ही सोए थे कि तभी आधी रात को किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। पति दरवाजा खोलने के लिए सीढ़ी उतरकर नीचे आया। उसके पीछे उसकी पत्नी भी चुपचाप नीचे आई। पति ने दरवाजा खोला और झट से हाथ जोड़कर अपने घुटनों पर बैठ गया। उसका पति नीचे बैठते ही पत्नी की नजर दरवाजे के बाहर खड़ी उस चीज पर पड़ी। एक डरावनी सी, एक अजीब सी काली परछाई दरवाजे पर खड़ी थी, जो पानी की तरह तरल और आकारहीन लग रही थी। उसे दरवाजे पर देखते ही वह औरत डर के मारे कांपने लगी, मगर हिम्मत जुटाकर उसकी पत्नी सब कुछ देख रही थी। उस शैतानी आत्मा ने उस आदमी के शरीर में प्रवेश कर सबसे शक्तिशाली बनाने का वचन दिया, पर शरीर में प्रवेश करने से पहले उसे अपनी पत्नी की बलि देनी होगी, वो भी बिना समय गंवाए। और वो आदमी अपनी पत्नी की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। यह विधि 2 दिन बाद यानी पूनम की रात पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के वक्त संपन्न करनी थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पत्नी ने सब सुन लिया था। पूनम की रात आई। चांद पूरी शिद्दत से अपनी सफेद रोशनी चारों तरफ फैला रहा था, पर उस आदमी की नींद उड़ गई थी। उस वक्त चंद्र ग्रहण शुरू होने वाला था।
उस आदमी ने तैयारी पूरी कर ली और पूजा पाठ की सामग्री जमा कर अग्नि प्रज्वलित करने लगा। पास ही तेज धार वाला खंजर छुपा कर रखा। बेड पर सोई पत्नी को दोनों हाथों से उठाकर पूजा स्थल पर लेकर रख दिया। पत्नी आधी खुली आंखों से सब कुछ शांति से देख रही थी। वो घर के तहखाने में थी। बीच में यज्ञ कुंड धूं धूं करके जल रहा था। यज्ञ कुंड में लाल पीली आग की लपटें जैसे नाच रही थी। उस अग्नि कुंड में एक एक चम्मच घी अग्नि में अर्पित करते हुए वो कुछ मंत्रों का जाप कर रहा था। कुछ ही देर में उस तहखाने में एक कोने में कुछ हलचल हुई और वही पानी की तरह तरल परछाई स्पष्ट होने लगी। चंद्र ग्रहण शुरू हो गया और वो शैतानी आत्मा उसके भीतर प्रवेश करने लगी। लेकिन तभी अंधेरे में छुपकर बैठा एक इंसान झट से बाहर निकला। उसके हाथ में तेज धार वाली कुल्हाड़ी थी। कुल्हाड़ी हवा में लहराई और एक के बाद एक गांव उसके पेट पर होने लगे। कुछ ही पल में उसके पति के जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए। पेट के ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा दोनों अलग थे। दोनों हिस्से अलग होकर जमीन पर फड़फड़ाने लगे। वह शैतान उसके पति के नीचे वाले हिस्से में ही रह गया। उसके पति के टुकड़े करने वाले उस इंसान ने उसके पति के शरीर का निचला हिस्सा, जिसे शैतानी आत्मा ने जकड़ रखा था, उसे घर के पीछे वाले कुएं में फेंक दिया और ऊपर का हिस्सा कभी नहीं मिला। मतलब शिकारी खुद शिकार बन गया। इतना कहते हुए मैं ठहाके लगाकर हंसने लगा। सही कहा। पत्नी ने अपने प्रेमी से कहकर अपने शैतान पति को खत्म करवा दिया। तब से लेकर आज तक उस घर में हर साल चंद्र ग्रहण की रात को बलि दी जाती है, पर गर्दन काटकर नहीं बल्कि पेट से काटकर। शरीर के 2 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा कुएं में फेंका जाता है तो दूसरा उसी घर के एक अनजान कमरे में रखा जाता है। तब से लेकर आज तक शरीर का आधा निचला हिस्सा रात के अंधेरे में कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करता है और ऊपर का हिस्सा पूरे घर के भीतर हाथों के सहारे घसीट कर घूमता रहता है। लेकिन चंद्र ग्रहण से कुछ दिन पहले वो आत्मा उस औरत को परेशान कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है और उसके बाद चंद्र ग्रहण पर बलि मिलने के बाद बलि दिए गए शरीर में प्रवेश कर उस औरत के शरीर को अगले चंद्र ग्रहण तक 1 साल के लिए छोड़ देती है। कैसी कैसी बकवास बातों पर तुम यकीन करते हो यार। गर्दन काटो, बलि दो, साला भूत भी नॉन वेजिटेरियन लगता है ना। बलि तो दी जाती है पर गर्दन काट कर नहीं, बल्कि उसी घर की किसी अलमारी में रखी एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी से? हाँ, वही कुल्हाड़ी जिससे 10 साल पहले उस घर के मालिक के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। उसी कुल्हाड़ी से वार करके पेट से काटकर 2 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा कुएं में फेंका जाता है तो दूसरा इसी घर में एक कमरे के भीतर अलमारी में रखा जाता है। उस बेजान टुकड़े को अलमारी में रखने की क्या वजह है? बेजान नहीं, बल्कि कुछ शैतानी मंत्रों की वजह से वह शरीर अगले दिन सुबह तक जिंदा रहता है और फिर उस शरीर पर शैतानी आत्मा कब्जा कर लेती है। अगले चंद्र ग्रहण तक शरीर के दोनों हिस्से रात के वक्त घर में घूमते रहते हैं। इतना कहते हुए उसने एक पुराना न्यूज़पेपर मेरे हाथ में दिया। ऊपर शीर्षक लिखा था रात और उसके नीचे पूरी कहानी लिखी थी जो मेरे दोस्त ने मुझे अब तक सुनाई थी। मैंने भाभी जी और मेरे दोस्त की तरफ देखते हुए कहा, आप लोग भी कैसी कहानियों पर यकीन कर बेवकूफ़ बनते हो? अरे यार, ये सिर्फ एक कहानी है, एक निकम्मे राइटर के खाली दिमाग की उपज। देखो नीचे लिखा है ये कहानी काल्पनिक है। नीचे काल्पनिक इसलिए लिखा गया है कि कोई राइटर पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का केस ना ठोके। ठीक है, मैं उस घर के अंदर जाऊंगा, रात भर रहूंगा और सब कुछ देखूंगा और ये सब बकवास है ये साबित करूंगा, वह भी इस आने वाले चंद्र ग्रहण की रात को। मेरा दोस्त मुझे बहुत समझाता रहा पर मैं अपनी बात पर
अड़ा रहा। शर्त के मुताबिक मैं रात करीब 11 बजे मैं इस घर में आया था। शुरू में कुछ भी अजीब नहीं लगा, पर जैसे जैसे रात होती गई वैसे वैसे कुछ अजीब सी घटनाएं मेरे साथ घटने लगी। मैं घर का मेन डोर खोलकर घर के भीतर आया और दरवाज़ा बंद कर लिया। सब कुछ शांत लग रहा था। घर के भीतर अंधेरा होने के कारण मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर दी। चलते चलते पूरा घर निहारने लगा। तभी मेरे साथ किसी और के कदमों की भी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। पहले लगा शायद घर काफ़ी दिनों से बंद होने की वजह से आवाज़ गूंज रही है, पर कुछ ही देर में मेरा वहम दूर हो गया, क्योंकि एक जगह रुकने के बाद भी वह कदमों की आवाज़ आती रही और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ यह आवाज़ बंद हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो घर का मेन डोर खुला हुआ था। मैं हैरान हो गया क्योंकि अंदर आते वक्त मैंने दरवाज़ा बंद किया था। मुझे लगा कोई चोर या लुटेरा पुलिस से बचने के लिए यहाँ दुबक कर बैठा है। मैंने दोबारा दरवाज़ा बंद कर लिया और टॉर्च की सफ़ेद रोशनी में घर को ठीक से देखने लगा। घर का सामान काफ़ी पुराना हो चुका था। फिल्मों में दिखाई जाने वाली भूतिया हवेली के जैसा इस घर का मंजर था। मैं कुछ ही कदम भीतर की ओर चला था कि तभी मेरे पीछे उस मेन डोर पर दस्तक हुई। लगने लगा जैसे कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैं गुस्से से दरवाजे की ओर तेजी से गया और दरवाज़ा खोल दिया, पर दरवाजे पर कोई नहीं था। दोनों तरफ ठीक से देखा। मैंने दरवाज़ा खुला ही छोड़ा और घर के भीतर आने लगा, और उस वक्त मैंने अपने साथ चलने वाले किसी और की भी आहट पूरी तरह से महसूस की। उन कदमों की आवाज़ सुनकर मैं रुक गया, लेकिन वह कदम चलते ही जा रहे थे। आवाज़ कहाँ से आ रही थी मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वह आवाज़ दूर दूर जाते हुए साफ सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कोई मेरे साथ खेल खेल रहा है, मतलब कोई और भी इस घर में पहले से मौजूद है, या मेरे दोस्त ने कोई प्लान बनाया है मुझे डराने के लिए। लेकिन दोबारा सब कुछ जैसे शांत हो गया। ना कदमों की आवाज़, ना कोई आहट, ना किसी की मौजूदगी का एहसास। चारों ओर फैला गहरा सन्नाटा मुझे एहसास दिला रहा था कि इस जगह पर मैं अकेला हूँ, पूरी तरह अकेला। मैं घर के अंदर उन सीढ़ियों से चलकर ऊपर आने लगा। टॉर्च की रोशनी में वो लकड़ी की सीढ़ियाँ काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही थी। लग रहा था अगर थोड़ा सा भी वजन ज़्यादा पड़ेगा तो वो बीच से टूटकर मेरा पैर इन सीढ़ियों के अंदर फंस जाएगा। मैं संभल कर पैर रख रहा था, पर एक सीढ़ी पर मेरी नज़र गई। लग रहा था उस सीढ़ी पर खून जमकर सूख चुका है, जैसे कई सालों से वह धब्बे वैसे ही उसी जगह पर हो। ना किसी ने उनको देखा, ना किसी ने उन्हें साफ किया। उन धब्बों पर पैर रखकर मैं ऊपर चला गया। ऊपर 2 कमरे थे, जिसमें से एक का दरवाज़ा खुला हुआ था। मोबाइल का टॉर्च ऑन करके मैंने रोशनी खुले दरवाजे के भीतर डाली। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कमरे के भीतर गया। पूरे कमरे में रोशनी डालते हुए सब कुछ ध्यान से देख रहा था। कुछ सामान जो काफ़ी पुराना और जर्जर बन चुका था। मैं कमरे की निगरानी कर ही रहा था कि तभी ऐसा लगा जैसे कोई सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ रहा है। मैं चौकन्ना हो गया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। तभी मेरे पीछे खुली खिड़की से एक हवा का झोंका आया और मेरे सामने वाला वह खुला दरवाज़ा उस हवा की वजह से धीरे धीरे बंद होने लगा। साथ ही सीढ़ियों से आने वाली आवाज़ें भी काफ़ी स्पष्ट हो रही थी, मतलब कोई ऊपर आ रहा था। ऐसी अजीब घटनाओं का डर क्या होता है यह मैं ज़िंदगी में पहली बार महसूस कर रहा था। दरवाज़ा पूरी तरह से बंद होने से पहले मैंने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाई और दरवाजे को पकड़ लिया। मैंने दरवाज़ा खोला और तभी एक अजीब सा काला मेरे ऊपर चिपटा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा पूरा शरीर जकड़ रखा है। मेरा मोबाइल भी हाथ से छूटकर कहीं गिर गया। उसकी टॉर्च ऑन जरूर थी, पर वो ज़मीन की ओर होने के कारण पूरे कमरे में काला अंधेरा फैला था।
डर के कारण दिल इस तरह से धड़क रहा था मानो छाती फाड़कर बाहर निकल आएगा। कुछ देर ऐसे ही जूझता रहा, पर डर के कारण मैं वहीं बेहोश हो गया। होश आया तो मैं जमीन पर पड़ा था। मैं कितनी देर से बेहोश था या कितनी देर से वहां पड़ा था मुझे कोई कल्पना नहीं थी। होश आया जरूर था, पर दिमाग पर अजीब सी धुंध चढ़ी थी, जैसे कोई बेहद नशीली चीज हमारे दिमाग से सोचने समझने की शक्ति मिटा देती है। कुछ ऐसा ही हाल हुआ था। गर्दन घुमाकर देखा तो मेरा दोस्त मेरे पास बैठा था। उसे देखकर मेरी तो जान में जान आई। मैं काफी खुश था क्योंकि उस घर के मौत के चुंगल से मैं जिंदा वापस आया था। मेरे दोस्त ने मेरी तरफ देखा और कहा, तांत्रिक बाबा सब ठीक कर देंगे। मैंने नजरें घुमाकर देखा तो सामने वही तांत्रिक था जिसने कुछ दिन पहले मेरी दोस्त की पत्नी का इलाज किया था। मेरा जिस्म पूरी तरह से जकड़ा हुआ लग रहा था। सामने जलती अग्नि में कुछ आहुतियां डालकर तांत्रिक बाबा ने ऊपर छत की तरफ देखा। टूटे छत से पूनम के चांद की रोशनी मेरे ऊपर ही पड़ रही थी। उस चांद को देखते हुए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी तांत्रिक बाबा की आवाज मेरे कानों पर पड़ी, चलो अब तुम्हें उसका शरीर छोड़ना होगा। तुम्हारे लिए अब एक और शरीर तैयार किया गया है। तुम उसके शरीर में प्रवेश करके अपने शैतानी कामों को अंजाम दे सकते हो, पर इस बार भी तुम्हें पैरों के अंगूठे से ही शरीर में प्रवेश करना होगा। मेरे कानों पर पड़ने वाली वह आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी घर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। वहां काले अंधेरे में एक औरत की आकृति नजर आ रही थी। काली साड़ी पहनी उस औरत का चेहरा बालों से पूरी तरह ढका हुआ था। उस औरत की तरफ देखकर तांत्रिक बाबा के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आई। उसने आसन की दूसरी तरफ रखी एक धारदार कुल्हाड़ी उठाकर उसने मुस्कुराते हुए मेरे दोस्त के हाथ में देकर कहा, अगले कुछ मिनटों के भीतर ही तुम्हें इस काम को अंजाम देना है। मेरे कानों पर पड़ने वाली वह आवाज धीरे धीरे हल्की होने लगी। आंखों पर अजीब सी धुंध छाई हुई थी। उसके बाद सिर्फ कुल्हाड़ी चलने की आवाज आ रही थी। किसी के जिस्म के टुकड़े किए जा रहे थे, लेकिन मैं शांति से पड़ा था। दिमाग सुन्न पड़ चुका था, पर मैं खुश था कि मैं जिंदा हूं। मेरे दोस्त ने मुझे उठाया और यहां लेकर आया। संजू, वो बुरी आत्मा अब जा चुकी है, लेकिन फिलहाल तुम यहां से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि चंद्र ग्रहण की दूषित छाया में वो आत्मा दोबारा तुम्हारे शरीर को अपना घर बना लेगी। अब तुम्हें सूरज निकलने का इंतजार करना होगा। सूरज निकलते ही तुम्हारे शरीर को सारी बुरी शक्तियां छोड़ देगी। तब तक यहां आराम करो। हाँ, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हें अपने जिस्म की जरा भी हलचल नहीं करनी है, वरना वो शैतान तुम्हारे जिस्म की मौजूदगी भांप लेगा। शैतान काफी डरावना है। रात के अंधेरे में उसे देखकर कितना भी हिम्मत वाला इंसान होगा, फिर भी उसकी हिम्मत टूट जाएगी। वो चीज ही ऐसी है क्योंकि उसका शरीर आधा टूट चुका है, पेट के नीचे का हिस्सा है ही नहीं। इसीलिए वो घसीटते हुए अपने हाथों के बल पर ही चलता है। फटे पेट से निकली उसकी अंतड़ियां उसके पीछे काफी दूर तक जमीन पर रेंगती रहती है। सड़न की वजह से पूरी तरह से काले पड़े जिस्म से निकलने वाली गंदी बदबू दिमाग को सुन्न कर देती है। वो जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ता है। तब से लेकर अब तक मैं इस तरह चुपचाप लेटा हूं, लेकिन हिल नहीं सकता। मेरी आंखें खुली है जो सामने वाली दीवार के साथ हर कोने में नजर घुमाती है। अब मैं सुबह का इंतजार कर रहा हूं, पर क्या सुबह होगी? इस घर के बारे में सब कुछ जान लिया, पर कुछ सवाल के जवाब थे जो मिल नहीं रहे थे। 10 साल पहले जिस औरत ने या उसके प्रेमी ने उस आदमी के कुल्हाड़ी से 2 टुकड़े कर दिए थे, वो औरत अब कहाँ है? और उसे इस काम में मदद करने वाला वो व्यक्ति कौन था? और चंद्र ग्रहण से पहले उस औरत को इस घर में कैद आत्मा परेशान करती है, तो हर बार वो बलि का इंतजाम कैसे करते होंगे? आज चंद्र ग्रहण था, तो आज किसकी बलि दी जाएगी? जाने दो, इन सब से अब घुटन हो रही है।
मुझे इस कमरे से निकलना होगा। लगता है मेरे सामने वाला वह दरवाजा खुला है, मतलब दूसरी तरफ कोई है, मतलब वो आ रहा है इस कमरे के भीतर मुझे खत्म करने। अब क्या करूं? अब जरा सा भी हलचल नहीं, एकदम चुप रहता हूं, लाश की तरह। सिर्फ अपनी आंखें खुली रखता हूं ताकि नजर रख सकूं उस शैतान पर। दरवाजा भी धीरे धीरे खुल रहा है। सच कहूं तो अब मेरे भीतर बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो चुकी है। डर के कारण मैंने अपनी आंखें बंद कर ली है। हर इंसान की डर बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है जो मेरी खत्म हो चुकी है। अब उस शैतान को देखने की मुझ में जरा सी भी हिम्मत नहीं बची, तो उसका सामना करने की बात तो दूर है। उस शैतान को जो करना है करे, मेरे टुकड़े करे, चिथड़े करे, मुझे खा जाए, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर अब सब कुछ शांत हो चुका है। शायद दरवाजा पूरी तरह से खुल गया है, इसीलिए उसकी आवाज नहीं आ रही। भले ही मेरी आंखें बंद है, पर हर छोटी बड़ी आवाज सुन सकता हूं, किसी भी तरह की हलचल महसूस कर सकता हूं। इस वक्त ना मुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है, ना किसी की हलचल महसूस हो रही है। क्या वह दरवाजे के बाहर खड़ा है? क्योंकि मुझे उसके अंदर आने की आहट महसूस नहीं हुई। क्या करूं? आंखें खोलकर देखूं? यही ठीक रहेगा। मैं धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा हूं। दरवाजा खुला हुआ है, पर वो कमरे का नहीं, बल्कि अलमारी का दरवाजा है। अलमारी के भीतर एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी रखी है, जिस पर लगी लाल खून की बूंदें धीरे धीरे नीचे आ रही है। मतलब फिर से किसी की बलि चढ़ाई गई। और एक बात, अलमारी में एक तस्वीर है जिसमें एक अनजान आदमी नजर आ रहा है। शायद वो इसी घर का मालिक होगा, जिसका 10 साल पहले खून हो चुका है। और उसकी बगल में ये औरत, अरे ये तो मेरे दोस्त की पत्नी है। मेरा दिमाग चकरा रहा है। ये सब क्या है? नीचे उतरकर ठीक से देखता हूं। शरीर पर लिपटी कंबल हटाकर अब नीचे उतर ही जाता हूं। पर यह क्या? मेरे पेट के नीचे का हिस्सा कुल्हाड़ी से काट कर अलग कर दिया गया है, बिल्कुल इस घर के उस मालिक की तरह। आखिर इस कहानी के अंत में क्या हुआ, मैं तो समझ गया। क्या आप समझे? तो बस इतनी थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली कहानी के साथ दोबारा फिर मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।